नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू, जरूरी काम से निकलें तो आईडी साथ रखें। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का फूंका पुतला। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भर्ती मरीज को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। परिजनों डॉक्टरों पर इलाज न करने और मरीज की जांच न करने का लगाया आरोप। और खबरें विस्तार से। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को काबू करने के लिए सरकार ने सोमवार सुबह से 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली वासियों को अगर बाहर निकलना पड़ता है तो उन्हें कई बातों का ध्यान रखना होता है। कर्फ्यू के दौरान ट्रेन, बस या फ्लाइट्स की पकड़ने के लिए वैध टिकट होना जरूरी। इसके साथ ही किसी और जरूरी काम से घर से बाहर निकलने से पहले अपने साथ आईडी कार्ड जरूर रखें। इसके अलावा जांच अधिकारी को बाहर निकलने के लिए वैलिड रीजन भी बताना होगा। कर्फ्यू के दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,335 केस मिले और 9 लोगों की मौत हुई। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 17.73% हो गई है। खबर भरतपुर से, जहां वीर पंचायत समिति के अधिकांश गांवों में लगातार बरसात से भारी संख्या में फसलों को नुकसान हो गया और सरसों के फूल तहस नहस होकर नीचे गिर गए। वहीं प्रधान प्रतिनिधि सुधांशु चौधरी ने डीपीके न्यूज के पत्रकार को दूरभाष पर समस्या से अवगत करवाया। साथ ही ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग की। पिछले दिनों जिले में हुई बेमौसम बारिश की वजह से रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। बारिश थमने के 4 दिन बाद भी अफसर फसलों के नुकसान का पूरी तरह से आकलन नहीं कर पाए। सरसों की ओर से अन्य फसल कम पानी में ली जाती है, लेकिन मंगलवार बुधवार को हुई बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया, जो फसल के लिए पूरी तरह नुकसानदायक है। बात अनूपगढ़ की, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 72 जीबी में 15 साल से 18 साल तक छात्र छात्राओं को वैक्सीन के टीकाकरण का आयोजन किया, जिसमें लगभग 132 छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण में विमला शर्मा, एएनएम किरण, सीएचसी हरपाल कौर, आशा सहयोगनी व विद्यालय स्टाफ की ओर से दूलीचंद, अवतार सिंह, विक्रम सिंह, गोविंद कुमार, नरेंद्र कुमार, नागपाल, सुभाष चंद्र छाबड़ा, मदन लाल व नीलम स्वामी की ओर टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग रहा। यह जानकारी प्रधानाचार्य राजेश बसेर ने दी है। नागौर से खबर, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चुंटीसरा में कक्षा 9 व गत वर्ष में अध्ययनरत कुल 42 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि के रूप में सरपंच हुरमत बानो व नागौर पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि खियाराम राड व विद्यालय के संस्था प्रधान गोविंदराम, व्याख्याता मदनलाल, मनोज कुमार सोनी, सुरेश कुमार, वरिष्ठ अध्यापक राम कुमार, अनिल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बारा के जीपा बड़ौद से खबर, जहां गोवर्धनपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीएससी की बैठक के साथ ही 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य प्रियंका शर्मा के प्रतिनिधि हरीश गौतम द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वैक्सीनेशन कैंप में 53 छात्र छात्राओं को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई। बात सूरतगढ़ की, जहां धान मंडी में इफ्को केंद्र से यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर क्षेत्र के किसानों द्वारा पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, किसान जागृति मंच के संयोजक हरि बेनीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों किसान धान मंडी का गेट बंद कर सूरतगढ़ रैंक के पास किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूरतगढ़ रैंक के पास किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र के किसान सहित अन्य गांवों के लगभग सैकड़ों किसान शामिल थे। किसानों का आरोप था कि केंद्र पर जब किसान खाद के लिए आते हैं तो उन्हें स्टॉक की कमी बताकर लौटा दिया जाता है और रात के अंधेरे में खाद की कालाबाजारी की जाती है। कई किसानों ने निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री किए जाने का भी आरोप लगाया है। किसानों द्वारा रैंक पर जाम की सूचना पर पहुंचे किसान हाल ही में हुई बारिश से मौसम में नमी के कारण किसान गेहूं में यूरिया खाद देने के लिए व्याकुल है, लेकिन यूरिया की कम आपूर्ति व दुकानदारों की मनमानी के आगे किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है।
खबर झालावाड़ की पीड़ावा से, जहां उपखंड के स्वास्थ्य केंद्र खेजड़िया में जयपुर से चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे डिलीवरी के बाद मां और बच्चे की गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम की एएनएम आशा द्वारा सेवा की समीक्षा लाभार्थियों के घर जाकर ऑनलाइन सर्वे करके चेक की गई। जयपुर से चिकित्सा विभाग की टीम ने यूनिसेफ के विनोद राठौड़, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेश नागर, हेल्थ सुपरवाइजर पुष्प दयाल मीना, 12 ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक पीड़ावा शरद शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। झालावाड़ में आज राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन, एकीकृत झालावाड़ व नर्सेज संघर्ष समिति नर्सिंग भर्ती 2018 के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्टर झालावाड़ के माध्यम से चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जिलाध्यक्ष ललित गुजर, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, नर्सिंग भर्ती 2018 झालावाड़ जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि नर्सिंग भर्ती 2018 के माध्यम से चयनित फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को विगत 4 से 5 माह में वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। इस संबंध में उक्त नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा जयपुर निदेशालय व चिकित्सा मंत्री को भी अपनी पीड़ा से अवगत करवा दिया, परंतु आज तक इन 45 के वेतन भुगतान समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान अग्रिम पंक्ति में रहकर एक योद्धा की तरह कार्य करने वाले हमारे नर्सेज परिवार, जिनका की वेतन आहरण झालावाड़ जिले में पद रिक्त नहीं होने के कारण 12 और बूंदी जिले से हो रहा था, परंतु विभाग द्वारा अभी हाल ही में जारी स्थानांतरण सूची में नर्सेज कार्मिकों के ज्वाइन करने के बाद पिछले 4 माह से हमारे नर्सेज साथी वेतन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस संबंध में संगठन द्वारा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन जयपुर को ज्ञापन दिया गया और शीघ्र ही वेतन आहरण के आदेश जारी कराने हेतु निवेदन किया गया, परंतु उनके आश्वासन के बाद भी आज 1 महीना लगभग पूर्ण हो चुका है और अभी तक भी इन हमारे लगभग 45 नर्सेज साथियों के वेतन आहरण के आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस संबंध में आज हम सभी नर्सेज परिवार आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को, चिकित्सा मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हमारी सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री जी से स्पष्ट मांग है कि इन फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं के वेतन आहरण के आदेश शीघ्र अतिशीघ्र जारी करके हमें राहत प्रदान करें, क्योंकि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमारे सभी साथी पूरी ईमानदारी से तत्पर हैं। अगर तो सरकार का फर्ज बनता है इन योद्धाओं के वेतन से संबंधित समस्याओं का शीघ्र और शीघ्र निस्तारण हो। यदि अगर सरकार आदेश अगर अभी जारी नहीं करती है तो आगे आपके संगठन की क्या रणनीति रहेगी नर्सेज की समस्या समाधान में? निश्चित रूप से संगठन प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर अपनी आंदोलन की रणनीति को तय करेगा और हम सरकार से और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि महोदय हैं उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र इन फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की वेतन से संबंधित समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण करें और राहत प्रदान करें। जय हिंद, जय नर्सेज, जय संगठन। चांदपुर से खबर, जहां तहसील के सभागार में कंबल वितरण का आयोजन किया। इसके मुख्य अतिथि भाजपा विधायक कमलेश सैनी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ठंड भरती जरूरतमंदों को कंबल दिया। जहां विधायक कमलेश सैनी का कहना है कि पिछली सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जिस तरह से भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार रूप से लोगों को बताया। इस मौके पर तहसीलदार चंद्रकांता व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से खबर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निस्तारण के लिए शुक्रवार को निरीक्षण भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, खाद्यान्न योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व छात्रवृत्ति योजना और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यात्मवर्ती योजना और पड़ो प्रदेश अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज इमदाद योजना व नया सवेरा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों व विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग व
संबंध योजना जैसी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि मदरसों के प्रत्येक छात्र के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। समाज के विकास के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुरान की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचे, ये अल्पसंख्यक आयोग कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में हर जिले में जाकर समीक्षा बैठक अधिकारियों से की जाती है। इसी कड़ी में आज फिरोजाबाद में भी हम लोगों ने यहाँ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। स्थिति यहाँ संतोषजनक है। छात्रवृत्ति हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या गैस उज्ज्वला योजना हो या राशन की योजना हो, सभी योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी रही है। बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर कुछ शिकायतें थीं, उन शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। टूंडला में एक बीरी सिंह इंटर कॉलेज की एक बड़ी शिकायत थी, जिसमें उन्होंने गरीब बच्चों में कोरोना काल के दौरान भी अवैध वसूली की थी। इस संबंध में आयोग में ये प्रकरण विचाराधीन है। उस संदर्भ में बीएसए से कहा गया है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिरोजाबाद में हर जगह हम लोग जा रहे हैं, जिले जिले में केंद्र व प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उसी कड़ी में यहाँ भी हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की है। आयोग द्वारा कितने लाभार्थियों को आयोग द्वारा लाभ मिल चुका है जनपद फिरोजाबाद में? अभी इन्होंने हमको एक डाटा दिया है, जिसमें अलग अलग जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को लाभ अल्पसंख्यक समाज, जैसे छात्रवृत्ति योजना है, वो सारा डाटा हमारे डीएमओ साहब के पास है, वो आपको उपलब्ध करा दें। लगभग कितना लक्ष्य पूरा हो गया है? आपने आज समीक्षा बैठक ली है, तो उसके अनुसार लगभग कितना अभी तक लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है सरकार द्वारा? सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं में अभी तक सभी योजनाओं का लाभ 100% सभी तक पहुंच रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है? देखिए, ऐसा है कि हर गरीब, हर ज़रूरतमंद समाज का जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, उसको सभी योजनाओं का लाभ मिले। अल्पसंख्यक समाज की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अलावा जैसे शादी अनुदान योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, टर्म लोन योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो केवल अल्पसंख्यकों को मिलती है। इसके अलावा जो सभी समाज के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का भी लाभ मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों को दिया जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। जो गरीब व्यक्ति बीमार होता था, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते थे, ऐसे व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत के कार्ड से उसको इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो मैंने लगभग अभी आपके 29 जिलों का मैं भ्रमण कर चुका हूं, और बाकी के हमारे आयोग के सदस्य, माने अगर उस तरीके से देखें 8 सदस्य और एक आयोग के चेयरमैन मिलाकर हम 9 लोग हैं।
और सभी ने पूरे प्रदेश का भ्रमण हम लोग कर चुके हैं। 6 महीने हमको हुए हैं और उसमें हमारे यहाँ कमीशन में 1150 शिकायतें आई हैं जो पुलिस से संबंधित है, किसी की ज़मीन से संबंधित है, कोई शिक्षा से संबंधित है। उन सभी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 950 के समथिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसका पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। उस शिकायतों का भी रिकॉर्ड है। सभी हमारे मेंबर सुनवाई करते हैं और सभी मेंबर हमारे जिलों में जाते हैं। मौजूदा समय में फिरोजाबाद में अल्पसंख्यक की कौन सी योजना संचालित हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना है, नहीं टर्म लोन योजना है, शादी अनुदान योजना है जो अभी अल्पसंख्यकों के लिए जाए, छात्रवृत्ति है शिक्षा के लिए, जमीनों वक्फ की जमीनों पर किसी प्रकार से अवैध कब्जे ना हों, मदरसों का आधुनिकीकरण रहे, मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाया जाए। जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, संकल्प है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको हमारी सरकार पूरा कर रही है। माने मदरसों के अंदर कुरान के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है। कुछ मदरसे तो ऐसे हैं जहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है। माने दीनी तालीम से व्यक्ति एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, पर जब तक हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान नहीं पढ़ेगा तब तक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बनेगा। ये हमारी सरकार है जिसमें पहली बार 142 सिविल सर्विस में क्वालिफाई करके आए हैं। इससे पहली जो सरकारें रहीं उसमें 40-50 से कभी ज़्यादा सिविल सर्विस में अल्पसंख्यक समाज ने क्वालिफाई नहीं किया। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको पूरा हमारी सरकार कर रही है। आपने अभी जो समीक्षा बैठक ली उसमें क्या समरी रही, मतलब आपने क्या देखा सभी विभागों की समीक्षा में, क्या सब ठीक है? कुछ इस तरह का डाटा दिया हो कि हाँ वो डाटा है, हाँ वो सब है, सब है। कहाँ कमियां निकली, क्या कुछ नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है और जो इसमें पात्र हैं उनको सबको दिया गया है। अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत हमको और मिलेगी तो हम उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बिजनौर के कई इलाकों में 3 दिन से रुक कर तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से सर्दी का सितम जारी है। लोग घरों में कैद है। दरअसल आपको बता दें, मौसम विभाग ने 5 जनवरी को चेतावनी जारी करते हुए जनपद बिजनौर और अन्य कई जनपदों में 3 से 4 दिन ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई थी, जिसमें बिजनौर के कई इलाकों में 3 दिन से रुक कर हवाओं के साथ हो रही बारिश से सर्दी का सितम जारी है। लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में कैद हो गए। वहीं बारिश ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है और ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी 8 जनवरी से बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी है। क्या नाम है आपका? अच्छा फैजान जी, ये जनपद बिजनौर में 3 दिन से रुक रुक बारिश हो रही है। कब से बारिश हो रही है? 3 दिन से बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है। रात से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बारिश। वैसे बारिश का माहौल तो बहुत ख़राब है, कुछ ज़्यादा ठंड हो रही है। मार्केट का भी हाल आप लोगों ने देख लिया है, कितनी बंद है। अच्छा, सारी मार्केट बंद है। बिजनौर शासन से आदेश आया हुआ है स्कूल जो बंद है, कब तक स्कूल बंद रहेंगे? ये जब ठंड का माहौल ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो प्रशासन ने 16 जनवरी लोगों की छुट्टी कर दी है और सारे बच्चे घरों में बैठे हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए। अच्छा, अभी ठंड से बचने के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या बस घरों में ही बैठे हैं हम लोग। ठंड तो मार्केट का क्या देखा जाए? मार्केट तो डाउन ही है, सारी मार्केट बंद पड़ी है। कासगंज से खबर, जहां पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने के द्वारा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में शुक्रवार को परेड के दौरान सलामी के उपरांत परेड का निरीक्षण कर उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और जनता के प्रति सद्व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा परेड के दौरान आधुनिक वेपन्स के संचालन अथवा रखरखाव के बारे में भी जानकारी दी। वहीं कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ हुई घटना की निंदा की है। सावर गेट क्षेत्र में मोर्चा ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी भी की।
ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर खूब सिंह लोधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर एक रैली को संबोधित करने गए थे, जहां पंजाब सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की जो सोच समझकर रणनीति बनाई थी और प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक ओवरब्रिज पर उपद्रवियों ने रोक रखा, जबकि वहां से पाकिस्तान की सरहद महज 10 किलोमीटर दूर थी। उसी के विरोध में सावर गेट पर प्रदर्शन कर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कासगंज के सहावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उधनपुर में एक 28 वर्षीय महिला सुषमा पत्नी गीतम सिंह अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। वहीं महिला की शादी 2011 में हुई थी। महिला कल शाम को अपने घर में सोई थी और सुबह उसका शव घर से 100 मीटर दूर खाली जगह पर मिला। फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड को मौके पर भेजकर निरीक्षण करवाया गया। वहीं कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने ने घटना को शीघ्र अनावरण होते हुए क्षेत्र अधिकारी साहवर के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन किया है। बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? थाना सहावर के उधनपुर क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना यहाँ पे किया गया है, साथ ही में एसओजी टीम और फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड द्वारा भी इसको देखा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा इसमें पंजीकृत किया जाएगा और इसमें इसके खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर, जहां पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हुई घटना को लेकर भाजपा जिला इकाई ने मौन व्रत रख दिया। वहीं राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। बीते 5 तारीख को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर मौन व्रत रखकर धरना दिया गया। साथ ही कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए गांधी जी के सामने मौन धरने पर बैठकर धरना दिया और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम श्योपुर एसडीएम को ज्ञापन दिया। श्योपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने मौन व्रत कर धरना दिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। जानकारी है कि 5 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब पंजाब दौरे पर गए तो वहां की जो पंजाब सरकार ने एसपीजी के जो सुरक्षा के ब्लू पुस्तिका होती है उसके मापदंड होते हैं। 12 ऐसे मापदंड है जिनका पंजाब की सरकार ने पालन नहीं किया और हम सब इस कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए आज गांधी जी के समक्ष मौन धरने पर बैठे और इसके बाद हमने राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति जी के लिए एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में मांग की है कि ये जो घटना घटित हुई है इस घटना की एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक पुल के पास काफिले को रोका गया, पुल के नीचे क्या षड्यंत्र था, ये एक जांच का बड़ा विषय है। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक होना देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इसकी भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश ने घोर निंदा की है। हम कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी से यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, जब वो सरकार में नहीं होते तो इस देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। चाहे उस समय की प्रधानमंत्री जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाकर इस देश में अराजकता का काम किया और कांग्रेस के लोग आज धीरे धीरे राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसको इस देश की जनता देख रही है। यदि कांग्रेस ने अपने विचारों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले समय में कांग्रेस को लोग इतिहास में ढूंढेंगे। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों का संगठन करते हैं, इस देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे नारे जहां लगते हैं उनका समर्थन करने जाते हैं। भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। यह देश देख रहा है, इस देश का युवा, इस देश की महिला और इस देश का सामान्य वर्ग जो बुद्धिजीवी है वह इन सब कृत्यों को आने वाले समय में कांग्रेस को जवाब देगा। पंजाब में भी हम कहना चाहते हैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस को मुंहतोड़ इसका जवाब देंगे। हम सब आज इस बात के लिए माननीय राज्यपाल जी के यहाँ ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में अस्पताल में भर्ती मरीज को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया। परिजनों ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर इलाज न करने और मरीज की जांच न करने का आरोप लगाया है, जहां पर एक मरीज सीताराम सुमन उम्र 80 साल निवासी श्योपुर जो अस्पताल में सुबह 7 बजे उनके परिवारजन इलाज करवाने के लिए लाए थे, वहीं उनके परिवारजनों ने डॉक्टर पर इलाज नहीं करने के आरोप लगाए और वहीं उनके परिवारजनों
उनके पिता को स्ट्रेचर्स पर लिटाकर श्योपुर शिवपुरी हाईवे हॉस्पिटल के सामने चक्का जाम कर दिया। वहीं तत्काल थाना कोतवाली को सूचना मिली। तुरंत थाना प्रभारी सतीश दुबे और पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर परिवारजनों को समझाया। मेरे पिताजी का नाम सीताराम सुमन है, उनके पिताजी का नाम चुनीलाल सुमन है। हम पार्क जी बाग के पीछे रहते हैं, वार्ड नंबर 18 में। बताना है पूरी बात बताओ। हमारे पिताजी को हमने 7 बजे भर्ती कराया यहाँ हॉस्पिटल में। उनको यहाँ पे हार्ट पेशेंट है वो, फिर भी उन्होंने जनरल वार्ड में पहुंचाया गया और वहाँ भी कम से कम 11 बजे से भर्ती थे। कोई डॉक्टर नहीं आया, सिर्फ एक बोतल लगा दी और नलची लगा दी। वो नलची भी आउट लगाई। हमने बोला कि नलची कब लगेगी, अभी आ रहा है, अभी राम बाबू आ रहा है, अभी राम कुमार आ रहा है, वो अभी तक नहीं आया। एंड में जाके फिर आईसीयू में भेजा। जब करोलिया सर आए तो करोलिया सर ने आईसीयू में पहुंचाया, फिर राम बाबू को बुलाया, वो राम बाबू 1 घंटे में आया। उनने नलची लगाई, वो भी कहा कि अब डॉक्टर साहब देखेंगे, पेशाब आ नहीं पा रहा है, अंदर किसी चीज से जाम है। तो हमने कहा डॉक्टर कब आएंगे, कि वो आएंगे जब भी आएंगे डॉक्टर तो, और वो डॉक्टर अभी तक नहीं आए। उसकी परेशानी के खातिर मरीज चिल्ला रहा है बहुत देर से। फिर आपने क्या किया? हमने रोड जाम किया सर, क्या करा जाए, कोई हमारी नहीं सुनता तो हमें क्या मुक्ता है, हमारे पास मुद्दा क्या है आप हमें बताइए। हमारे पास अगर कोई मुद्दा होता, हम अगर नेता होते तो हम भी जोर चला लेते हैं। नेता होगा तो जोर चलता ही है यहाँ पे। ठीक है। एक मरीज के परिजनों ने यहाँ जिला अस्पताल के बाहर सड़क पे चक्का जाम कर दिया था और इलाज ना मिलने का आरोप लगाते थे। उसके बाद पुलिस लेके तो आई मरीज को, लेकिन आरोप था वो क्या था? ये बड़ा ही अशोभनीय कृत्य मरीज के परिजनों द्वारा किया गया। यह मरीज सुबह अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल में उसको तत्काल भर्ती किया गया। भर्ती करने के पश्चात उसको चिकित्सक द्वारा भर्ती के दौरान देखा गया और उसको उपचार दिया गया। इसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहां पुनः उसको विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा देखा गया एवं आईसीयू में हमारे डॉक्टर भी मौजूद थे, आयुष चिकित्सक भी मौजूद थे, सतत निगरानी रख रहे थे मरीज पे। हमारा स्टाफ नर्स भी मौजूद था। मरीज को यूरिन के कैथेटर 2 बार लगाए गए, सुबह भी लगाया गया, बाद में भी लगाया गया। मरीज का ईसीजी और जांचें की गई। मरीज का डॉक्टर ने सीटी स्कैन एडवाइस किया, उसको सीटी स्कैन करवाने की व्यवस्था की जा रही थी उसके लिए। इतने में मरीज के जो परिजन हैं वो मरीज को जबरदस्ती सीटी स्कैन के लिए उसको भेजने के लिए स्ट्रेचर पर लिया जा रहा था और उसको लेके स्ट्रेचर के साथ सीधे रोड पे पहुंच गए और उन्होंने रोड पे जाम कर दिया। मैं खुद वहां पहुंचा, मैं खुद वहां सड़क पे पहुंचा और उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे साथ भी उन्होंने जो है कुछ उसमें असामाजिक तत्व अथवा कुछ नेता टाइप के लोग भी थे और जो बड़ी अशोभनीय ढंग से बात कर रहे थे वो जो है। मैं वापस चला आया बाद में और डायल 100 को मैं पहले ही सूचना दे चुका था इसके पहले ही, तो वो लोग आए फिर उसको वापस लाए और अभी मरीज को फिर हमने वापस आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। लेकिन मैंने पूरे जो घटनाक्रम की जानकारी ली है उसमें मरीज आया है तब से उसके हंगामा करने तक सतत चिकित्सकीय निगरानी में रहा, सतत रहा। वो ऐसा भी नहीं कि उसमें आईसीयू में डॉक्टर ही मौजूद थे, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा भी देखा गया, स्टाफ नर्स द्वारा भी देखा गया, जो उपचार पूरा प्रदान किया गया उसको। मरीज की स्थिति गंभीर है, वो तो यथावत है, मतलब जो है हमारे, लेकिन अस्पताल के द्वारा किसी भी कर्मचारी द्वारा कोई ऐसी लापरवाही की बात अभी कोई सामने नहीं आई है। लेकिन चिकित्सकों पर इस तरह का अनावश्यक दबाव बनाना अस्पताल पे जो है ये सर्वथा अनुचित है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। खबर